मैं जब भी देश में कहीं घूमने जाता हूँ, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर जाता हूँ, तो वहाँ मुझे कोई ना कोई ऐसा ज़रूर टकरा जाता है जिसको एसआईपी से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई कन्फ्यूज़न, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, और वो मुझसे यही पूछता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने मेरे एसआईपी के वीडियोस, म्यूचुअल फंड के वीडियोस छोटे शहरों में देखे होते हैं और उनको कोई ना कोई समस्या होती है, और मैं अगर दिख गया तो मेरे भैया पकड़ करके बताओ इसका क्या सोल्यूशन है। तो एक बड़ी समस्या जो उनकी थी कि एसआईपी का इंस्टॉलमेंट अगर मिस हो गया तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। लोग एसआईपी की ईएमआई बोलते हैं कि एसआईपी की ईएमआई अगर मिस हो गई तो क्या होगा। ईएमआई इसको इसलिए नहीं बोलते हैं कि एसआईपी कोई लोन नहीं है, कर्जा नहीं ले रखा है आपने। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट है जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, कोई ज़बरदस्ती प्रेशर दे करके किसी का उधार नहीं है आप पर। तो इसलिए एसआईपी की ईएमआई नहीं बोलते, इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। तो इंस्टॉलमेंट अगर मिस हो गया तो नुकसान तो है भैया, मिस नहीं होना चाहिए। और मिस अगर करना भी है तो उसका भी तरीका है कि अगर आपके पास कभी पैसे नहीं हैं, आपको लगता है 1-2 महीने भैया तो हाथ थोड़ा तंग है, तो उसका भी एक तरीका है। आप अगर ऐसे ही छोड़ देते हो कि चलो पैसा नहीं है, वो गलत है, उसमें नुकसान हो जाएगा। 5 बड़ा नुकसान अभी बताने वाला हूं, लेकिन जेन्युइन तरीके से कुछ समय के लिए रोकना है उसका भी तरीका बताऊंगा। प्लस बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है इससे रिलेटेड, क्या क्या कंफ्यूजन होता है, आज लास्ट में वो कंफ्यूजन भी क्लियर करने वाला हूं। तो कुल मिलाकर के एसआईपी मिस होने से संबंधित जितने कंफ्यूजन, जितने सवाल, क्या क्या नुकसान, वो सब आज मैं क्लियर कर देने वाला हूं। और ऐसा क्लियर करूंगा कि भैया इसके बाद कोई सवाल नहीं बचेगा। तो आप जिन्होंने भी मेरे से सवाल पूछा था भैया, स्पेशली आपके लिए सेशन कर रहा हूं मैं स्पेशली, और आपके चक्कर में हजारों लाखों लोगों का आज भला हो जाएगा। उनको एक कंफ्यूजन होगी तो वो उनका कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले एसआईपी है क्या, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत मैं बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं। एसआईपी का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। आप हर महीने अपनी मर्जी का अमाउंट, 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, कितने भी रुपए महीना, एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। और वो इन्वेस्ट करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है। और वो पैसा फाइनली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। फंड मैनेजर, जो म्यूचुअल फंड कंपनी को आप पैसा देते हो मंथली, उसमें फंड मैनेजर होते हैं जो उनका काम ही होता है फंड को मैनेज करना। तो वो फंड मैनेजर अपनी समझदारी, अपनी समझबूझ से स्टॉक्स को चुनते हैं, उन स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वो स्टॉक्स जैसे जैसे ग्रो करता है, वो म्यूचुअल फंड आपका ग्रो होता चला जाता है, आपका पैसा भी उसी प्रोपोर्शन में ग्रो होता चला जाता है। ठीक है, ये बेसिकली होती है एसआईपी। अब एक चीज समझिए कि एसआईपी जब आप शुरू करते हो ना, किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ, किसी भी ऐप के साथ, किसी भी ब्रोकर के साथ, तो आप देखते हो जब भी आपने एसआईपी शुरू किया, वहां पर फॉर्म में आपसे एक मैंडेट साइन कराया जाता है। वो मैंडेट क्या होता है कि आप उस फॉर्म में साइन करके बैंक को ये बोल रहे हो कि आपका जो भी बैंक है, उस बैंक से इतने रुपए पर मंथ इस तारीख को अपने आप कट जाए और इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपने उस एसआईपी वाली कंपनी को, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को साइन करके बोला है कि भैया मेरे बैंक से काट लेना और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बैंक के पास जैसे ही फॉर्म जाता है, बैंक समझ जाता है आपने परमिशन दे दी है, आपके अकाउंट से पैसे कटने हर महीने। ठीक, इसको हम बोलते हैं नैश मैंडेट, NACH, या समझने के लिए आप इसको ECS भी कह सकते हो, हर महीने जो आपके अकाउंट से कटता है। अब ये मिस होने के बाद 5 प्रॉब्लम में सबसे पहला प्रॉब्लम समझो। सबसे पहला प्रॉब्लम है बैंक का बाउंस चार्ज। देखो एक चीज समझो, म्यूचुअल फंड कंपनी यानी कि AMC, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आपसे कभी भी कोई जुर्माना नहीं चार्ज करती है, कोई फाइन नहीं चार्ज करती है, कभी भी नहीं चार्ज करती है। एक बात समझ लो। हां, लेकिन जो बैंक है आपका, जिस बैंक से पैसे कटते हैं, वो जरूर चार्ज करेगा। होता क्या है, आपने जब मैंडेट साइन किया है कि इस तारीख को पैसे कटने हैं बैंक से, और ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनी जब जाती है पैसे लेने के लिए आपके बैंक अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं मिलता है, तो ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनी बहुत शरीफ है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाते हैं भाई पैसा नहीं होगा इसके पास, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। लेकिन बैंक बड़ा जालिम होता है, वो तो भैया पाई पाई वसूल करेगा। तो वो कहता है कि अरे आपने दूसरे को मैंडेट दे रखा और आपने अकाउंट में फंड नहीं रखा है, पेनल्टी किस लिए? म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को देने के लिए नहीं, बैंक खुद के लिए। अब अलग अलग बैंकों के अलग अलग पेनल्टी होते हैं, जैसे SBI PNB का 250 रुपये पेनल्टी है,
18% जीएसटी अलग से लगेगा इसमें। एचडीएफसी का 450 शुरू हो जाता है, आईसीआईसी कोटक का 500 होता है, एक्सिस का 500 होता है। ये समय समय पे बदलता रहता है भैया, लेकिन मोटा मोटी आपको ये मैंने बता दिया कि ऐसा होता है, और साथ में 18% जीएसटी अलग से लगेगा। अब इसकी वजह से समस्या समझो, समस्या कितनी बड़ी हो जाती है कि अच्छा, समस्या मैंने आगे लिखा है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर आपका 500 रुपए महीने की एसआईपी है और एक महीने पैसे कम पड़ गए मान लो, तो बैंक ने 550 प्लस जीएसटी यानी कि 590 काट लेना है भैया। अब समस्या समझो क्या होगा। मान लो आपने 5 अलग अलग फंड हाउसेस में 2-2 हज़ार रुपए की एसआईपी कर रखी है। समझना ये बात, अलग अलग फंड हाउसेस में अलग अलग एमसी के साथ 2-2 हज़ार रुपए की एसआईपी आपने कर रखी है, और पांचों एसआईपी वो एक ही डेट में कटता है। लेट्स सपोज 10 तारीख को वो 2-2 हज़ार की पांचों एसआईपी 10 तारीख को कटनी है, और 10 तारीख को आपका बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है इतने। तो जब बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो सोचो क्या होगा, पर ट्रांजैक्शन पेनल्टी लगेगी। तो जब पर ट्रांजैक्शन मतलब एक बार म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आई आपके बैंक में पैसे लेने के लिए, पैसे मिसिंग है, तो बैंक तुरंत वहां पे उस एक बार का पैसा काट लेगा। तो 2-2 हज़ार की कितनी एसआईपी है? 5 एसआईपी है अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस से, तो 5 बार आपको पेनल्टी लगेगा। 500 × 5 मतलब 2500, उसमें जीएसटी अलग करो मतलब 2950 रुपए आपको लग गया पेनल्टी, बैंक ने लगा दिया भैया। मतलब एक एसआईपी आपकी 2000 की थी, उससे ज्यादा तो पेनल्टी चला गया आपका। ये कौन लेगा? ये बैंक लेगा। एएमसी को देने के लिए नहीं, अपने पास रखेगा। बैंक ने बोला क्यों नहीं रखा तुमने बैलेंस, बैंक ये काट लेगा भैया। तो ये एक बड़ा नुकसान हो जाता है। ये एक महीने की भूल है, पूरी एक किस्त से ज्यादा पैसा सिर्फ एक पेनल्टी में चला गया। तो बात मेरी समझ में आई। पहला नुकसान क्या है? एएमसी यानी कि म्यूचुअल फंड वाली कंपनी किसी तरीके से कोई चार्ज या जुर्माना नहीं लेती, बैंक जरूर लेता है। अच्छा, बैंक जरूर लेता है, मैंने क्या बोला? पर ट्रांजैक्शन, मतलब जितनी बार एएमसी जाएगी पैसा लेने के लिए, उसको नहीं मिला बैंक चार्ज ले लेगा। अच्छा, कितनी बार एएमसी जाएगी? एक ही बार जाएगी। अगर आपने 10 तारीख को बोला है कि भैया एएमसी आ जाना, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आ जाना, पैसे ले लेना मेरे बैंक से, तो 10 ही तारीख को एक ही बार आएगी वो। ऐसा नहीं कि 10 तारीख को नहीं मिला फिर 11 तारीख को आएगी वो, ऐसा नहीं होता। फिर 12 तारीख को आएगी, ऐसा नहीं होता। 10 तारीख को एक ही बार आएगी। बैंक में पैसे नहीं है, बैंक पेनल्टी ले लेगा, उस महीने का खत्म। अब अगले महीने एएमसी 10 तारीख को वापस आएगी। अब अगले महीने भी अगर मिसिंग है फिर पेनल्टी लगेगी। तीसरे महीने आएगी 10 तारीख को, फिर मिसिंग है, फिर पेनल्टी लगेगी। जितनी बार एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आएगी पैसे लेने बैंक में, उसको मिसिंग मिला, पैसा नहीं है, उतनी बार पेनल्टी। ठीक, अब 3 बार अगर हो जाए तो उसका भी नुकसान बताऊंगा। 3 बार अगर मिस हो गया तो आपका एसआईपी बंद। हाँ, ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती है कि अगर आप 3 बार बेचारे वो बैंक में अपना एप्लीकेशन लगाए, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, और तीनों बार आपका बैंक अकाउंट अगर खाली है तो एसआईपी बंद। ये बड़ा नुकसान है भैया। अब इसको आप ऐसे समझो कि लगातार 3 किस्तें मिस कर देते हो और एएमसी आपकी एसआईपी अपने आप कैंसिल कर देती है। अब कल्पना करो कि किसी ने 2000 रुपए में 2020 में एसआईपी लगाई थी, 2020 में एसआईपी शुरू की होगी, और 2022 में 3 महीने की पैसे की तंगी रही किसी वजह से, और उसके 3 एसआईपी मिस हो गए लगातार, और चुपचाप एसआईपी बंद भी हो गई, उसको पता भी नहीं चला। उसको लगता रहा कि भैया मेरी एसआईपी तो चल रही है, 3 एसआईपी मिस हो गई, कोई बात नहीं, चौथी कटने लग गई होगी, कट रही होगी। और 2026 में अचानक वो खोल के देखता है कि भैया 4 साल का इन्वेस्टमेंट कुछ हुआ ही नहीं है, बंद पड़ा है। हाँ, लेकिन एक चीज समझिएगा, उस 3 एसआईपी मिस होने के पहले जितना पैसा आपके अकाउंट में जमा होगा वो जमा रहता है, और वो पैसा बढ़ता रहता है। वो पैसा अपने आप, ऐसा नहीं है कि वो पचा लेगी कंपनी या आपके बैंक अकाउंट में अपने आप वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो पैसा वहीं पड़ा रहेगा उसी एएमसी के पास, अपना वो बढ़ता चलता रहेगा जो भी ग्रोथ उसकी होगी। ठीक, तो आपने 3 अगर मिस कर दिए तो आपका एसआईपी बंद हो जाएगा, ये चीज ध्यान रख लो। ठीक, अच्छी खबर क्या है कि अगर आप एसआईपी को पॉज कर देते हो बजाय बाउंस के, एसआईपी आपको पॉज करने की भी सुविधा देता है। जैसे आपको लगता है कि अगले 3 महीने दिक्कत है भैया, या 4 महीने दिक्कत है, या 5 महीने दिक्कत है, किसी वजह से नौकरी चाकरी की दिक्कत, धंधे पानी की दिक्कत, तो आप
जहाँ जहाँ से भी आपने एसआईपी बुक किया है वहाँ पर ऑप्शन होता है पॉज का। आप एसआईपी पॉज कर दो। मैक्सिमम मुझे लगता है 6 महीने तक का पीरियड होता है, 6 महीने तक आप पॉज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही पॉज से रिज्यूम करोगे एसआईपी वापस से कटना शुरू हो जाएगा। उस केस में एसआईपी बंद नहीं होता है। लेकिन आपने अगर छोड़ दिया है, अपने आप एसआईपी मिस हो रहा है, तो उस केस में 3 के बाद एसआईपी बंद हो जाएगा। पॉज कर दिया मतलब रोक लगा दिया आपने, तो 6 महीने तक का पीरियड है आपके पास, 6 महीने तक आप रोक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एसआईपी चालू हो जाएगी। ठीक है, ये समझा पा रहा हूं मैं? तो 2 नुकसान मैंने आपको बता दिए। तीसरा नुकसान सुनो भैया, ऐसे 5 नुकसान बताऊंगा और 5वें के बाद कुछ गलत फहमी भी क्लियर करूंगा। वो बड़ी गलत फहमी है भैया, बहुत नुकसान करते हैं लोग अपना। बहुतों का मतलब कितने का लाखों नुकसान, लाखों का नुकसान होता है उस एक गलत फहमी की वजह से। तो गलत फहमी तक रुकिएगा, ध्यान से समझिएगा जरूर। नंबर 3, नुकसान नंबर 3, कंपाउंडिंग की चेन टूट जाना। देखो होता क्या है, म्यूचुअल फंड में ना रिजल्ट जो आपको दिखता है लंबे समय में, वो कंपाउंडिंग की वजह से दिखता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। ये एसआईपी कैलकुलेटर है, ठीक है। लेट्स सपोज 5,000 रुपये महीना आप इन्वेस्ट करते हो और 12% का कैगर आपको मिल रहा है, और मैं मान लेता हूं कि आपने 35 साल तक का इन्वेस्टमेंट किया है। अब एक चीज समझो, 35 साल तक के इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो टोटल रिटर्न जो यहां दिखा रहा है लगभग 2.5 करोड़ रुपए का दिखा रहा है। लेकिन आपका इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 21 लाख रुपए का है। मतलब आपका सिर्फ 21 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ रुपए बन चुका है। अब इसमें समझो ये जो 21 लाख रुपए है, ये 5-5 हजार रुपए लग करके 21 लाख जो बने हैं, और वो 21 लाख 2.5 करोड़ बने हैं। सोच के देखो, 3 एसआईपी अगर मिस हो गई, मतलब सिर्फ 15,000 रुपए मिस हो गए, हो सकता है ये 2.5 करोड़ सिर्फ 2 करोड़ पे आ जाए। 50 लाख रुपए कम हो जाएं सिर्फ 15,000 रुपए ना देने की वजह से। क्योंकि 21 लाख से जब 2.5 करोड़ बन रहा है, कितना, 21 लाख से जब 2.5 करोड़ बन रहा है, तो 15,000 से भैया 50 लाख तो बन ही सकते हैं, और बनते भी हैं। एग्जाम्पल देखो, मैंने यहां पे लिख के भी रखा है। मैंने यहां पे बोला कि 12% के अगर के हिसाब से ही 5,000 की अगर आपकी एसआईपी जा रही है, तो 20 साल बाद ये 48,000 रुपए बन जाता सिर्फ 5,000 रुपए। एक किस्त की बात कर रहा हूं, एक 5,000 20 साल बाद 48,000 रुपए में तब्दील हो जाता, एक 5,000। तो आपने सिर्फ 5,000 रोक करके सिर्फ 5,000 का नुकसान नहीं उठाया, 48,000 का नुकसान उठाया, क्योंकि ये 5,000 अकेला बनने वाला था 48,000, गए ना? ठीक है। और इसी तरीके से अगर 6 किस्तें आपकी मिस हो जाती, मतलब 30,000 रुपए मिस हो जाता, तो ये 20 साल बाद 2.8 लाख रुपीस बन जाती है। 12% के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके किया है अभी है। और 12% जब कैलकुलेट किया है तो ऐसा नहीं कि 12 मिलता ही है, 15 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है। लंबे समय में देखा गया है कि 12 से तो ऊपर मिल जाता है। तो 30,000 रुपए अगर आपने नहीं दिया, वो 30,000 रुपए 2.8 लाख मतलब 2.25 लाख रुपए के आसपास बनने वाले थे, तो आपने सिर्फ 30,000 रुपए नहीं बचाए, आपने सिर्फ 30,000 रुपए का नुकसान नहीं हुआ, 2.25 लाख का नुकसान हुआ भैया। तो भविष्य में ये जो मिलने वाला था ये नुकसान हुआ। ठीक है, एक किस्त छोड़ना, आज का 5,000 रुपए का नुकसान लगता है देखने में, लेकिन 20 साल बाद वो 48,000 रुपए, एक किस्त 5,000 का, और 6 का मतलब 2.25 लाख, और समय ज्यादा बचा है, नुकसान उतना बड़ा है। ये क्या मैंने लिख दिया, समय जितना, अच्छा हाँ ये मैंने लिखा है इसलिए कि अगर आपने 30 साल तक की एसआईपी करी है और आज से 30 साल बाकी है, तो वो 30 साल जितना बड़ा समय, उतना ज्यादा कंपाउंड होने का मौका और उतना बड़ा नुकसान। आज से अगर 50 साल बचा हुआ है, 50 साल तक एसआईपी करने वाले हो, तो आपका वो 5,000 रुपये 50 साल तक कितना बनने वाला था, लगा लेना हिसाब, उतना नुकसान। ठीक है भैया। धंधे वाला आदमी ना, देखो ये मेंटालिटी होती है एक मिडिल क्लास और एक धंधे वाला या अमीर आदमी की। अमीर आदमी सिर्फ आज का नुकसान नहीं गिनता, वो आज से लेकर के अगले 5 साल, अगले 10 साल तक का नुकसान गिनता है। लेकिन मिडिल क्लास, हम जैसे लोग, गरीब आदमी, सिर्फ आज का अगर 5,000 है तो वही 5,000 का तो नुकसान है। हम अगर कहीं 1 घंटा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो हम देखते हैं 1 ही घंटा तो टाइम वेस्ट हुआ। हम ये नहीं समझते कि 1 घंटा अगर कहीं किसी प्रोडक्टिव टास्क में लगाते, उस 1 घंटे का रिजल्ट अगर 1 लाख रुपए कमाई हो सकता था, तो असल में 1 घंटे का नुकसान नहीं हुआ, वो 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ऐसे सोचना पड़ेगा भैया, तब जाके आप सही तरीके से पैसे के मामले में और समय के मामले में प्रोडक्टिविटी ला पाओगे। आज का इतना नुकसान जरूरी नहीं है भविष्य का भी इतना ही नुकसान हुआ।
आज का इतना नुकसान भविष्य का इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। वो तब होगा जब आप आज के नुकसान को भविष्य के नुकसान से कैलकुलेट करना सीख जाओ। ठीक है, तो ये 3 नंबर का हमने भैया नुकसान नंबर बताया। लेकिन उसके बाद एक खास चीज सुनिए, कोई भी एसआईपी किस पर्पज से होता है? इन्वेस्टमेंट के पर्पज से होता है ना। और मैं हमेशा कहता हूं, कितनी बार कह चुका हूं, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने उस होने वाले इन्वेस्टमेंट का, एसेट का बैकअप बनाओ, ताकि वो इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहे, टूट ना पाए। हम एक मोबाइल फोन भी खरीदते हैं ना, ये देखो भैया, ये जो मोबाइल फोन है इस पे मैंने कवर चढ़ा रखा है, ट्रांसपेरेंट है, दिख नहीं रहा होगा। क्यों? ये कवर कितने का है? 1000 रुपए का कवर होगा। ये 1000 रुपए का कवर 1.5 लाख के फोन पे क्यों लगाया? क्योंकि भैया ये 1000 रुपए का कवर 1.5 लाख के फोन को गिरने पर, टूटने से बचा लेगा। इसी तरीके से आपकी 5000 रुपए के महीने के एसआईपी, 10,000 की महीने के एसआईपी, जो कल को 50 लाख 1 करोड़ बनने वाला था, वो 1 करोड़ सही तरीके से बन जाए, वो 1 करोड़ बनने से पहले टूट ना जाए, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। और वो प्रोटेक्ट कैसे, पहले टूटता कैसे, फिर समझो प्रोटेक्ट कैसे होता है। टूटता ऐसे है कि कल को भगवान ना करे किसी तरह की कोई बीमारी हो गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई एक्सीडेंट आ गया, क्योंकि हम भैया बीमारियां और एक्सीडेंट्स बता के तो आता नहीं है। इतने हेल्दी से हेल्दी लोगों को भैया कुछ भी हो जाता है। अभी सोसाइटी की परसों तरसों की बात है, एक अंकल से मैं मिला। वो अंकल को मैंने अचानक देखा, वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे और बड़ा सा डंडा लेकर के चल रहे थे। उनके यहाँ पे कुछ कुछ मशीनें लगी हुई थी। तो मैंने पूछा, ये अंकल अचानक से क्या होगा? क्योंकि उन्हीं अंकल को 1 हफ्ते पहले मैंने सोसाइटी में देखा था, जॉगिंग रोज, बैडमिंटन रोज, और वो जब आते थे ना भैया, उनके शरीर में अलग ही फुर्ती रहता था। लेकिन 1 हफ्ते बाद मैं देख रहा हूं लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं, लाठी से चल रहे हैं, इधर 2-4 मशीन लगा हुआ है। मैंने पूछा क्या हो गया अंकल? तो कह रहे हैं भाई बेटा हार्ट अटैक, सॉरी क्या, लकवा, हाँ लकवा लग गया था उनको। मतलब एक आदमी, वो अंकल होंगे मुझे लग रहा है 65-70 साल की एज के, लेकिन 70 साल की एज में एकदम मस्त मौला, रोज दौड़ते, रोज जॉगिंग, इतना फिट आदमी लकवा मार गया अचानक से। मतलब जिंदगी कितनी अनसर्टेन है, सोच के देख रहे हो। रोज एक्सरसाइज करने वाला आदमी, बॉडी बनाने वाला आदमी, जिम जाने वाला आदमी, दौड़ने वाला आदमी हार्ट अटैक से मर जा रहा है। जिंदगी कितनी अनसर्टेन है, इस चीज को मान के चलो भैया। ऐसे में क्या होता है, हॉस्पिटल ले जाओ भैया, हॉस्पिटल वाले बोले 10 लाख का बिल। क्या करें, 10 लाख तो है नहीं, एसआईपी एक कर रखा था उसको तोड़ दो। ले, जिस एसआईपी को ये सोच के आपने किया था कि 1 करोड़ बनेगा, वो 30 लाख में टूट गया। मतलब ये फोन टूट गया, ऐसा समझ लो। ये 1,500 रुपए खर्चा मैंने नहीं किया, ये टूट गया। और दूसरा इमरजेंसी क्या होता है, जिंदगी ना रही, कमाने वाला आदमी किसी वजह से दुनिया से चला गया। उस केस में ही परिवार को एसआईपी तोड़ना पड़ता है, जमीन जगह सब बेचना पड़ता है, घर बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि घर चलाना है, बच्चे की फीस देनी है, जिंदगी का गुजर बसर करना है। क्या करेगा अब आदमी? सारे एसेट, सारे इन्वेस्टमेंट टूटते हैं, बिकते हैं। और गूगल पे सर्च कर लेना, ऐसे लाइन से केसेस मिल जाएंगे जिन्होंने हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए भैया गरीब हो गए, वो सारा कुछ बिक गया, जमीन जगह सब बिक गया, सारे इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, एसआईपी, क्रिप्टो सब बिक गए। तो इसीलिए कहते हैं भैया एसआईपी करो, लेकिन एसआईपी से पहले उसके प्रोटेक्शन का व्यवस्था कर लो। और वो प्रोटेक्शन का व्यवस्था है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपको किसी भी तरीके से बड़े मेडिकल बिल से बचा देता है, क्योंकि हॉस्पिटल का कोई भी खर्चा हो, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, चाहे बड़ी बीमारी से हो, हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी वो पैसा पे करके आपको बचा लेती है। इंश्योरेंस यही होता है ना, आपने 600-700 रुपए महीना दिया, लाखों रुपए का कवर आ गया, तो अब कल को अगर लाखों का बिल आता है तो आपको अपनी जेब से नहीं भरना, वो हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी भरेगी। बच गया ना आपका एसआईपी, बच गया ना जमीन जगह इन्वेस्टमेंट सब। ऐसे टर्म इंश्योरेंस होता है, यही 500-600 रुपए महीने देने पर करोड़ों का आपको कवर मिल जाता है। कल को जिंदगी नहीं भी रही तो करोड़ों रुपए परिवार को मिल जाते हैं। परिवार को मिलने से परिवार आराम से भैया फाइनेंशियली सर्वाइव कर सकता है। उनके इमोशनल लॉस की भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन भैया फाइनेंशियल लॉस की भरपाई ये कर देता है। अच्छा, कुछ बातें और सुन लो भैया। एक बड़ी बीमारी सालों की सेविंग एक झटके में खा जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस इसीलिए वो छाता है, वो बचाता है आपको। और कंपनी वाला इंश्योरेंस आपका कभी भी नहीं होता। कुछ लोग इस भरोसे में रहते हैं हमारी कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, हमारे लिए बहुत बढ़िया। अरे भैया, जिस दिन छोड़ोगे ना कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस खत्म। और अगले दिन अगर कुछ हो गया तो, कोई नौबत आ गई, कोई हॉस्पिटल की जरूरत पड़ गई तो कुछ नहीं इंश्योरेंस। आप ये नहीं बोल सकते 2 ही दिन मैंने पहले कंपनी छोड़ा है भैया हमको दे दो, नहीं देगा वो। खत्म तो खत्म, कंपनी से निकले नहीं, आपका इंश्योरेंस खत्म।
और कंपनी वाला इंश्योरेंस ना काम चलाऊ होता है, फीचर्स बेनिफिट बहुत कम होते हैं इसमें, 50 तरह की दिक्कतें होंगी, तो इसीलिए कंपनी वाले पर नहीं रहना, अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। ठीक है, कंपनी का कवर अक्सर 3 से सिर्फ 5 लाख का होता है, और बड़े शहरों में ना 5 लाख सिर्फ हॉस्पिटल में घुसने के खत्म हो जाते हैं, घुसो अंदर 5 लाख खत्म। खुद की पॉलिसी जवानी में सस्ती और आसानी से मिल जाती है, उम्र बढ़ने पर भैया बीमारी के साथ महंगा हो जाता है, ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। एडवांस हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय में आ गया, मैटरनिटी कवर ये सब भी उसमें इंक्लूड होते हैं। 60 दिन पहले और 90 दिन बाद, मतलब हॉस्पिटल के घुसने के 60 दिन पहले और 90 दिन बाद का जो भी दवाई ववाई का खर्चा होता है वो सब कवर होता है इसमें, वो कंपनी देती है। और दूसरा टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार का सहारा है भैया, आपके जाने के बाद लोन, ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा सब टर्म इंश्योरेंस के जरिए पूरा हो जाता है। और टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ता इंश्योरेंस है, सबसे सस्ता, कम प्रीमियम में सबसे बड़ा कवर देता है। पर याद रखना ये सुरक्षा कवर है भैया, कवच है भैया, इन्वेस्टमेंट नहीं है ये। ठीक है, और प्रीमियम सिर्फ 600-700 रुपए लगते हैं। अच्छा 600-700 रुपए में दोनों मिल जाएगा क्या? नहीं नहीं, 600-700 इसके अलग से, 600-700 इसके अलग से महीने के लिए। इसमें लाखों मिल जाएंगे, इसमें करोड़ों मिल जाएंगे, करोड़ों का कवर मिल जाता है, मतलब लाखों का कवर और करोड़ों का कवर की बात कर रहा हूं। अच्छा कहां से लें? कहीं से भी ले लो, लेकिन अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, एक ट्रस्टेड सोर्स से चाहिए, तो एक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे एक लाइन से कई सारी कंपनियों के प्लान आ जाएंगे। आपके नहीं समझ में आया तो वहां पे एक नंबर भी होता है, उस पर कॉल कर लेना, या फिर वो खुद ही कॉल बैक आपको कर लेंगे। डिटेल में तसल्ली से उससे 5 कंपनियों का प्लान समझो, कोई एक मत समझना। हो सकता है उसका टारगेट हो इसके कंपनी का प्लान बेचना हो, इसलिए कतई मत करना। उसको बोलना 5 कंपनियों का प्लान बताओ मुझे, 5 कंपनियों में से बेस्ट खुद चुनो और वो बाय करना। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उससे आपको 15 से 25% तक का डिस्काउंट मिल सकता है भैया, तो इसलिए वो डिस्क्रिप्शन वाला लिंक कस्टमाइज लिंक है, मैंने आपको बता दिया। वैसे आप कहीं से भी ले सकते हो, अपना चाचा ताऊ मौसा मौसी कोई भी एजेंट हो कहीं से भी ले लो, लेकिन लो ये लेना जरूरी है। लेकिन डिस्क्रिप्शन वाला लिंक डिस्काउंटेड लिंक है, आपको कंपेयर करने का मौका मिलता है, आपको वहां पे रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाता है, क्लेम मिलने में आपको हेल्प करता है, ये बहुत सारे फायदे आपको मिल जाते हैं अगर वहां से आप लेते हो तो। बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं से भी ले लो। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। अब नुकसान नंबर 4 सुनो भैया, ये भयंकर वाला नुकसान है, बड़ा वाला नुकसान है, ध्यान से समझिएगा। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा छूट जाना। होता क्या है कि बाजार आमतौर पर तब गिरता है जब माहौल खराब होता है। माहौल खराब का मतलब कोई मंदी आ गई, नौकरी का खतरा आ गया, कमाई कम हो गई, कहीं बम फूट गया, ट्रंप ने कुछ पॉलिसी अनाउंस कर दी, बैंक में कुछ हो गया, कुछ भी, तब स्टॉक मार्केट गिरता है। और ठीक उन्हीं महीनों में आपकी जेब भी तंग हो सकती है, क्योंकि जब इकोनॉमी की क्राइसिस आती है तब नौकरियों पे भी खतरा आ जाता है, और जब नौकरियों पे खतरा आता है तो हम SIP कैसे भरेंगे, वो आ जाता है। और इस सिचुएशन में SIP अगर मिस हो गया तो जब बाजार गिर रहा होता है ना, या गिरा होता है ना, उस टाइम पे समझ लो SIP में ना सेल चल रहा होता है, सस्ते में ज्यादा माल मिल रहा होता है। ये होता है, कैसे समझाता हूं। SIP के जब आप किस्तें भरते हो ना तो आपको यूनिट्स मिलते हैं, यूनिट्स, SIP यूनिट्स, और वही यूनिट्स कल को ग्रो कर रहे होते हैं। और कल को जब आप SIP रिडीम भी करते हो, मतलब पैसा निकालते भी हो, तो वो यूनिट्स आपने बेच दिए, ऐसे समझो। हर आपकी किस्त पर एक नंबर ऑफ यूनिट्स आपको मिलते हैं। अब एक एग्जांपल मैंने लिया है कि मान लो जनवरी 2026 में आप 10,000 रुपए महीने की मान लो SIP कर रहे हो, तो उस 10,000 रुपए की SIP में 179 एक्चुअल NAV था उस म्यूचुअल फंड का, 179 रुपए, और 179 रुपए देकर के 55 यूनिट आपको मिल रहे थे उस SIP के। लेकिन हुआ क्या, 2026 में, सॉरी फरवरी 26 में मार्केट गिरा 182 रुपए में, नहीं मार्केट नहीं गिरा, मार्केट चढ़ गया यहां पर। अब देखो NAV 182 पहुंच गया, 182 रुपए, 182 पे करके आपको सिर्फ 54 यूनिट मिले हैं। यह कब हुआ? जब मार्केट ऊपर चढ़ा गया। लेकिन मार्च में क्या हुआ? मार्केट गिर गया। अब जब मार्केट गिरा तो NAV सस्ती हो गई। अच्छा, सस्ती NAV होकर के ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं, तो मतलब देखो 165 रुपए दे करके 60 यूनिट मिल रहे हैं। मतलब एक महीने पहले 182 देकर के सिर्फ 54 मिल रहा था, अगले महीने सिर्फ 165 देकर के 60 यूनिट मिल रहे हैं, ज्यादा यूनिट मिल रहे हैं, और कल को यही यूनिट ग्रो होंगे। तो ये ज्यादा यूनिट खरीदने का मौका आप मिस कर जाते हो अगर यहां पर आपकी SIP मिस हो गई तो जब सेल चल रहा था तब आप सो रहे थे, तब आपके पास पैसे नहीं थे,
तो भैया सस्ता खरीदने का मौका मिस हो गया। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कभी भी कोई एसआईपी मिस ना हो। अच्छा, क्योंकि हमें नहीं पता होता भैया कि हम चूंकि पैसिव इन्वेस्टर हैं, हम उतना स्टॉक मार्केट ट्रैक नहीं कर रहे होते, जनरली एसआईपी वही लोग करते हैं। तो हम जब ट्रैक नहीं कर रहे होते तो हमको नहीं पता होता कब मार्केट नीचे है, कब मार्केट ऊपर है। क्या पता आपकी एसआईपी जब मिस हुई तब सेल चल रहा हो, मार्केट नीचे हो। इसीलिए कोशिश करना कि भैया कोई भी एसआईपी मिस नहीं होना चाहिए। बाजार की गिरावट के दौरान किस्त मिस करने का मतलब है सस्ते में ज्यादा यूनिट जमा करने का मौका गवा देना, जो कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का पूरा फायदा घटा देता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इसी को कहते हैं। कभी आप सस्ता खरीदो, कभी महंगा खरीदो, कभी सस्ता खरीदो, कभी महंगा खरीदो, तो लंबे समय में एक एवरेजिंग हो जाती है। ठीक, अब पांचवा है। अब पांचवा सुनो भैया, आपका गोल पीछे खिसक सकता है। एसआईपी जो हम करते हैं ज्यादातर समय में हम लोग गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं। हो सकता है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हमारा कोई गोल हो, घर खरीदने का हो, रिटायरमेंट प्लानिंग हो। एक किस्त आपको बहुत पीछे धकेल सकती है। लेट्स सपोज अगर 15 साल में आपको 50 लाख रुपए जमा करने का गोल था, और अगर आप 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहे थे इसलिए कि 15 साल में आपका 50 लाख रुपए जमा हो जाएगा, और अगर आपने 3 किस्तें मिस कर दी और उन 3 किस्तों को मिस करने की वजह से हो सकता है ये 50 लाख 45 लाख पे अटक जाए। आप बोलोगे 3 किस्तें मतलब सिर्फ 30,000 तो मिस किए, लेकिन वो 30,000 15 साल तक नहीं रहा मार्केट में। मार्केट में अगर होता तो क्या पता वो 30,000 3 लाख बन चुका होता, 5 लाख बन चुका होता। क्योंकि वो मार्केट 30,000 में नहीं है तो वो 5 लाख बन ही नहीं पाया। समझ में आ रही बात? इसीलिए एसआईपी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझिए भैया, कुछ लोग को यह भ्रम होता है कि एसआईपी मिस हो गया तो हमारा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, सिबिल खराब हो जाएगा, लोन मिलने में दिक्कत होने लग जाएगी अगर एसआईपी मिस हो गया तो। ऐसा कतई नहीं है। एसआईपी जैसा मैंने शुरुआत में बोला, देखो ये कोई लोन नहीं है। ठीक, ईएमआई बाउंस होना और एसआईपी बाउंस होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ईएमआई में आप किसी का पैसा लौटा रहे होते हो क्योंकि कर्जा ले रखा है आपने। एसआईपी में आप अपना पैसा अपने लिए जमा कर रहे हैं, इसलिए एसआईपी मिस होने पर कोई रिकवरी कॉल नहीं आएगा कि पैसा कब जमा कर रहे हो, पैसा दो। कोई डिफॉल्टर लिस्ट यहां पे नहीं आती, कोई कानूनी नोटिस भी नहीं आता और सिबिल भी खराब नहीं होता। इस चीज के लिए निश्चिंत रहें। एसआईपी मिस होने का नुकसान मैंने आपको बताया, यह नुकसान कतई नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर होती है कि बार बार अगर बैंक का मैंडेट फेल हो रहा है, बार बार आपका अगर बैंक से बाउंस हो रहा है, आपका जो ईसीएस लगा हुआ फेल हो रहा है, तो बैंक आपके सिबिल पे इंपैक्ट कर सकता है। बैंक के अंदर आपका रिकॉर्ड खराब हो सकता है। म्यूचुअल फंड के लेवल पे कुछ नहीं होता, बैंक के अंदर सिबिल खराब हो सकता है। तो जो करेगा सो बैंक कर सकता है, लेकिन ये भी बहुत रेयर होता है, उतना कॉमन नहीं है वो। जैसे लोन की अगर आप ईएमआई मिस करो तो सिबिल निश्चित खराब होगा, इसका मिस करो तो जरूरी नहीं है कि आपका सिबिल खराब हो जाए बैंक की तरफ से। एसआईपी की तरफ से मतलब म्यूचुअल फंड एएमसी की तरफ से तो कुछ नहीं होता, बैंक की तरफ से भी बहुत रेयर है। अब हाँ, एक चीज जरूर समझिए भैया, हाँ अरे इसके चक्कर में लाखों रुपए का नुकसान होता है लोगों का। यह भी मुझे कुछ लोगों ने पूछा था, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट यहां पर ऐड कर दिया। कुछ लोग ना म्यूचुअल फंड एसआईपी और यूलिप ये दोनों एक समझते हैं, क्योंकि कई बार हम यूलिप प्लान खरीद लेते हैं किसी एजेंट के कहने पर, वो भी म्यूचुअल फंड बता के यूलिप बेचा होता है। तो हम समझेंगे कि सागर सर बता रहे हैं म्यूचुअल फंड में किस्त अगर मिस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, मैं यूलिप की बात नहीं कर रहा। यूलिप प्लान, यूलिप इंश्योरेंस अगर किसी कंपनी का किसी एजेंट ने आपको म्यूचुअल फंड बोल के बेचा है तो ये एसआईपी नहीं है सर, ये इंश्योरेंस का प्रीमियम है। ऐसे ही एलआईसी, यूलिप, एंडोमेंट पॉलिसी का प्रीमियम मिस करने की गलती कतई मत करना। लैप्स हो जाती है पॉलिसी का फायदा जो मिलना होता है कुछ नहीं मिलता। जो लाखों का कवर, 1 करोड़ का कवर के लिए आपने किया था सब बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। 1-2 मिस करो पॉलिसी लैप्स। एसआईपी में ऐसा नहीं होता। एसआईपी वाले थोड़े नॉर्मल होते हैं, वो 3 किस्त तक मानते हैं भैया दिक्कत हो सकती है, 3 के बाद ज्यादा एसआईपी बंद करेंगे, आपका पैसा लैप्स नहीं होगा। यहां तो जो आपने जमा किया रहेगा पहले से वो भी खत्म हो जाता है, वो भी लैप्स पचा लेते हैं लोग, यही पॉलिसी है इनकी। तो आपको किसी एजेंट ने यूलिप को अगर म्यूचुअल फंड बोल के बेचा है, कंफर्म कर लेना अगर वो यूलिप है तो उसमें किस्त मिस करने की गलती कतई मत करना। एक भी किस्त नहीं, एक भी किस्त मिस हुई तो जितना जमा किया है सब पचा लेगी कंपनी, कुछ नहीं देगी। ठीक, अगर किसी महीने चुनना पड़े
और मिस करना है किसी को, आपका यूलिप प्लान भी है इधर, आपका ये भी है, तो भैया एसआईपी मिस कर लेना, क्योंकि वो आपको कमीशन, आपको जुर्माना नहीं लगाते, ये तो लैप्स कर देंगे, पूरा पूरा पैसा पचा जाएंगे ये लोग। ठीक है, उसके बाद अगर मिस हो गई तो क्या करें, हाँ ये भी समझ लेते हैं। पहला स्टेप तो देखो, घबराओ मत, बैलेंस होने पर अगले महीने जब आपके बैंक में पैसा आ जाए तो दोबारा एसआईपी का किस्त अपने आप कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भैया सागर सर ने रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, कंपाउंडिंग का ये सब बताया, कहीं हमारा वो 5,000 का रुक ना जाए, जब पैसा आए आप लमसम डाल भी सकते हो, जिस दिन आया अपने आप डाल भी सकते हो। हालांकि एसआईपी एक डेट फिक्स है, अगर 10 तारीख 12 तारीख जो भी आपने करा है उस पर कटेगा। अपने पास अलग से पैसा आया तो डाल दो उसमें अलग से, ठीक, छूटी हुई रकम अलग से आप डाल सकते हैं। गिनती रखिएगा भैया, 1-2 मिस हुई है तो चलेगा, तीसरी बार मिस नहीं होना चाहिए, एसआईपी बंद हो जाएगा। अच्छा, लगातार दिक्कत है तो एसआईपी को पॉज कर दीजिए। जैसे मैंने बताया, लगता है कि 3-4-6 महीने पैसे की दिक्कत है, नहीं जमा कर पाएंगे, एसआईपी पॉज कर दो, वो सोल्यूशन है, ताकि आप दोबारा उसको कभी भी कंटिन्यू कर पाओ। उसके बाद 7 आदतें अपनाइए, ताकि ऐसी भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत आपकी एसआईपी के साथ ना हो। पहली आदत यह है कि एसआईपी की तारीख सैलरी के 2-3 दिन बाद रखिए। अगर 10 तारीख की सैलरी आती है तो आपकी एसआईपी 11 या 12 तारीख को या 13 तारीख को कट जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 तारीख को अगर सैलरी आ रही है तो 20 तारीख की हमारी एसआईपी कटे, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस हैं कि 20 तारीख को आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। हम मिडिल क्लास लोगों की यही समस्या है, 10 तारीख को सैलरी आई, 20 तारीख को अकाउंट खाली है, बाकी दिन ऐसे ही चलेगा मांग चांग करके क्रेडिट कार्ड पे। तो कोशिश ये कीजिए सैलरी इधर आई नहीं और एसआईपी की किस्त कट जानी चाहिए। और सबसे अच्छा है कि एसआईपी की किस्त जिस दिन आए उसके अगले ही दिन, सॉरी, सैलरी जिस दिन आए उसके अगले दिन एसआईपी की किस्त कट जाए, वो सबसे अच्छा है। सारी एसआईपी 1 तारीख को मत रखिए, मतलब एक ही डेट में मत रखिए। कोई एसआईपी अगर 10 तारीख की सैलरी आ रही है, कोई 12 को कटवा लो, कोई 13 को कटवा लो, कोई 14 को कटवा लो, कोई 15 को कटवा लो, ऐसे करो। सारे के सारे एक ही डेट को मत रखिए, क्योंकि किसी वजह से उस डेट को अगर पैसा मिसिंग है, नहीं आया किसी वजह से, तो 5 के 5 एक साथ बाउंस लगेगा चार्ज। तीसरा एक काम कीजिए, अकाउंट में एक एक्स्ट्रा किस्त का बफर रखिए हमेशा। लेट्स सपोज अगर आपका 5,000 का किस्त जाता है, 5,000 की एसआईपी आप करते हो, तो एनी टाइम अकाउंट में 10,000 रुपए तो रखो, एनी टाइम, कभी भी। क्योंकि 10,000 रुपए अगर महीने के किसी भी डेट को 5,000 का किस्त मांगने जाएगा बैंक में तो उसको मिलेगा, क्योंकि आप 10,000 रुपए एनी टाइम मेंटेन करते हो। मेन सैलरी अकाउंट से एसआईपी जोड़ो। कई बार ये गलती भी लोग करते हैं कि हमारा कोटक अकाउंट में भैया सैलरी आ रहा है और हमने एसबीआई से एसआईपी कर रखा है, क्योंकि सैलरी आएगी तो हम एसबीआई में डाल देंगे, क्योंकि एसबीआई हमारा बहुत पुराना अकाउंट है, गांव का अकाउंट है, उसको कैसे बंद करवा देंगे भैया, उसको तो चलाना है, उससे हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है। तो ये गलती ना करिए। अगर कोटक में अकाउंट सैलरी आ रही है तो कोटक से कटवाओ, एक्सेस में सैलरी आ रहा है तो एक्सेस से कटवाओ। आपका एक एक्स्ट्रा ओवरहेड बच जाता है और इस चक्कर में एसआईपी मिस होने का खतरा भी कम हो जाता है। कमाई अनियमित है तो मासिक की जगह, हाँ ये भी एक समस्या होती है। बहुत सारे लोग जैसे बिजनेसमैन होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कमाई ऊपर नीचे होती रहती है, तो आप मंथली एसआईपी की जगह क्वार्टरली एसआईपी का ऑप्शन चूज कर सकते हो। आपका एसआईपी का किस्त हर 3 महीने पर कटेगा, हर महीने नहीं कटेगा। जनवरी कटा, अब मार्च कटेगा, हर 3 महीने के, हर 2-3 महीने के गैप पे आपका कटता रहेगा। आप वो ऑप्शन भी चूज कर सकते हो अगर कमाई अनियमित यानी कि कंसिस्टेंट नहीं है तो। एसआईपी की राशि उतनी ही रखिए जितनी हर हाल में निकल जाए, मतलब आप उतने की एसआईपी करो जितना बैंक में एनी टाइम आप मेंटेन कर पाओ। मैंडेट की एक्सपायरी भी देखते रहिए भैया, कई बार दूसरे इश्यूज भी हो जाते हैं, जैसे बाउंस सिर्फ बैंक बैलेंस की कमी से नहीं, डॉर्मेट अकाउंट, मैंडेट एक्सपायरी की कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से भी होता है, तो वही बैंक्स वाले आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, तो बैंक के टच में रह कीजिए उसके लिए। तो ये 7 चीजें आप ख्याल रखिए भैया, एसआईपी कभी भी आपका मिस नहीं होगा। और लास्ट में मैंने यहां मेंशन कर रखा है कि बैकअप फर्स्ट, एसआईपी सेकेंड, क्योंकि एसआईपी क्या है, एसआईपी है आपका मोबाइल फोन और बैकअप क्या है, ये कवर। तो एसआईपी की सुरक्षा कीजिए ये कवर लगा करके। वो कवर क्या है, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। और ये जो सेशन आज हमने किया कैसा लगा आपको, बेहतरीन लगा, पूरा खुल के मैं बता पाया था, हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा भैया। धुआं उड़ा दिया आज आपने, कमाल बताया। यही हमारी समस्या थी, यही हमको समझ में नहीं आता था, कोई बता नहीं रहा था, आज आपने सब खोल खोल के बता दिया। लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। रिप्लाई हो सकता है ना करूं, लेकिन हर एक कमेंट पढ़ता जरूर हूं और समय देके पढ़ता हूं आपके कमेंट्स में, इसलिए आपके मन में जो भी भावना आए खुल के लिखिए कमेंट बॉक्स में भैया, ठीक है। बाकी इसका लिंक, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का 15 से 25% डिस्काउंट वाला लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रखा है।
चलो आज के लिए इतना ही।